अस्सलाम वालेकुम। दिस इज सर मोहम्मद हमजा है फ्रॉम अकाउंटिंग। तो आज मैं नवंबर 2009 का पेपर 21 है, ये एएस का पेपर है ऑब्वियसली। इससे मैं क्वेश्चन 2 करूंगा, जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का है। अच्छा, 2016 से पहले ना, ये एएस के सिलेबस का पार्ट था। 2016 से ये ए2 के सिलेबस में आ गया। और इनफैक्ट आप ए2 के स्टूडेंट्स बहुत लकी हैं कि उसने इसको एएस से ए2 में शिफ्ट कर दिया, क्योंकि अगर इसमें आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, इसमें कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, तो जनरली थोड़ा स्कोरिंग टॉपिक है वो। और ये क्वेश्चन मैंने इसलिए पिक किया, और ये थोड़ा एंशियंट भी है। एक तो ये क्वेश्चन बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है, तो ऑलमोस्ट जो 75 to 80% इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है और कैलकुलेशंस है, वो सब इसमें इंक्लूडेड है। और प्लस ये क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, इजी है अगर आपने इस टॉपिक को सही से स्टडी किया हुआ है। द फॉलोइंग इज द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ द आर बॉलिंग क्लब फॉर द ईयर एंडेड 30 सितंबर 2009। मैंने कहा था कि एनपीओ का जो बैंक अकाउंट होता है उसे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कहते हैं। और एट टाइम्स इसमें रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट काफी कॉम्प्रिहेंसिव होता है। तो सबसे पहले आपको इसे गो थ्रू करना है, ताकि थोड़ा जनरल आइडिया है क्या गिवन है क्या नहीं गिवन है, और किन ट्रांजेक्शन्स की एडजस्टमेंट्स करनी पड़ सकती हैं। ओपनिंग बैलेंसेस कैश, करंट अकाउंट, डिपॉजिट अकाउंट। तो उनके पास कैश 3 फॉर्म्स में है। तो एक तरह से तीनों कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स होंगे। कैश भी उसके पास, उसने करंट अकाउंट में भी रखा हुआ है। करंट अकाउंट का आप लोग को आइडिया होगा, उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता, यानी आपने डिपॉजिट किया हुआ पैसा, उसमें इंटरेस्ट नहीं मिलता। डिपॉजिट अकाउंट, ये इन अदर वर्ड्स आपकी यहाँ से सेविंग्स अकाउंट भी कहते हैं। सेविंग्स अकाउंट अगर आपने बैंक में ओपन किया हुआ है तो उसमें आपको इंटरेस्ट मिलता है, और ये चीज क्वेश्चन में टेस्ट भी हुई है। और जो रिसेंट क्वेश्चन है, उसमें डिपॉजिट अकाउंट बिल्कुल भी टेस्ट नहीं कर रहा, जबकि सिलेबस का पार्ट है। तो ऐसा ना हो कि आप लोग जब एग्जाम में अपियर हो तो उसे याद आ जाए कि डिपॉजिट अकाउंट टेस्ट करना है उसको। सब्सक्रिप्शंस, ऑर्डनरी लाइफ, ऑर्डनरी एनुअल वाली है, लाइव मेंबरशिप है वो। कैफे टेकिंग्स, अच्छा टेकिंग्स का मतलब है सेल्स, ये जो रिसीव किया हमने कैफे की सेल से। डिनर डांस, ग्रीन कीपर वेजेस, इंश्योरेंस, फर्नीचर फॉर क्लब हाउस, तो क्लब हाउस का फर्नीचर परचेज किया है। सेक्रेटरी ऑनोरेरियम, जनरल एक्सपेंसेस, क्लब हाउस रिपेयर्स, बैंड फॉर डिनर डांस। अब देखिए जैसे डिनर डांस का सेल्स भी है, उसका एक्सपेंस भी है वो। अदर डांस एक्सपेंसेस भी है। अच्छा, कैफे रिफ्रेशमेंट्स, और आप लोग देख सकते हैं कैफे रिफ्रेशमेंट के ट्रेड पेबल्स हैं, इसका अलग क्रेडिट पे परचेसेस कर रहा है, एंड दिस ओनली रिप्रेजेंट्स द पेमेंट। कैफे वेजेस है, क्लब हाउस रेट्स। अब क्लोजिंग बैलेंसेस भी दिए हुए कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के। और देखिए जैसे जो क्लब का एक्सपेंस है, तो ओवरऑल क्लब का एक्सपेंस होगा, तो उन्हें आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लेना है। और एक एक्सपेंस जैसे कैफे का है, तो अभी आगे कैफे का ट्रेडिंग अकाउंट बनवाएगा तो वो कैफे में आएगा। अदर एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, ये सिंगल एंट्री की तरह आपको क्लोजिंग एंड ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस गिवन है। क्लब हाउस, कैफे रिफ्रेशमेंट, स्टॉक। ये कोई 2009 का क्वेश्चन है, इन्वेंट्री है वो। ये ट्रेड पेबल है। इंश्योरेंस के ओपनिंग क्लोजिंग प्रीपेड, रेट्स के ओपनिंग क्लोजिंग एक्रूड। और फर्नीचर फिटिंग्स का ओपनिंग और क्लोजिंग है, तो ऑब्वियसली डायरेक्ट ओपनिंग और क्लोजिंग सिर्फ दिया हुआ है, तो नेट बुक वैल्यू है ये। सब्सक्रिप्शंस के प्रीपेड है, ओपनिंग और क्लोजिंग। सब्सक्रिप्शंस ड्यू एंड अनपेड है, ओपनिंग और क्लोजिंग। लाइव मेंबरशिप वाज इंट्रोड्यूस ऑन 1 अक्टूबर 2008, और हमारा क्वेस्ट ईयर देखे इसमें एंड हो रहा है 30 सितंबर 2009 को। इसका मतलब ये ईयर बिगनिंग, ये ईयर स्टार्ट हुआ है इस डेट से। When 5 live members were admitted and paid 2000 each, it was decided that live membership should be accounted for separately and credited to ordinary revenue over 20 years in equal amounts. तो मैंने जो कॉन्सेप्ट्स की इसकी वीडियो की थी उस पर डिस्कस किया था कि इसका एक अनलिमिटेड नहीं होता, इसके स्पेसिफिक ईयर्स फिक्स्ड होते हैं वो। Interest on the bank deposit account of 4500 for the year ended 30 September 2009 had not been taken into account at the year end. तो ऑब्वियसली डिपॉजिट अकाउंट में हमने डिपॉजिट किया हुआ, तो उस पर जो इंटरेस्ट मिल रहा है, हमारी इनकम होगी। पहली रिक्वायरमेंट है कैफे का ट्रेडिंग अकाउंट। तो इसकी देखिए सेल्स दी हुई है, और इसका कोई ट्रेड रिसीवेबल्स नहीं दिए हुए, इसका सारी सेल्स कैश पे। इसके ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री गिवन है। इसके ट्रेड पेबल्स गिवन है, तो ट्रेड पेबल्स या पीएलसी बना के हम इसकी परचेजेस कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसका एक ऑपरेटिंग एक्सपेंस है जो कि कैफे वेजेस है वो।
ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो उसके ओपनिंग और क्लोजिंग है 7900। ये लाइबिलिटी का अकाउंट है तो उस पर क्रेडिट बैलेंसेस होंगे। पर जो रिफ्रेशमेंट्स के लिए हमने पे किया वो वहां क्रेडिट हुआ हुआ या डेबिट होगा? डिफरेंस से हम परचेजेस निकाल सकते हैं। तो इन दोनों को प्लस करके इस पे से माइनस कर दिया, तो परचेजेस हो गई 44,700। और इसकी एज सच कोई वर्किंग नहीं है। परचेजेस जो मैंने ऊपर से निकाली है वर्किंग से, वो लूंगा मैं। ग्रॉस प्रॉफिट कॉस्ट ऑफ सेल्स का माइनस करूंगा तो उसका ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। अब इसमें से इसका एक ही ऑपरेटिंग एक्सपेंस है तो हम वो माइनस करेंगे। मल्टीपल है तो मल्टीपल होंगे। एट टाइम्स कोई ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं दिया हुआ था तो ग्रॉस प्रॉफिट है वही जैसे फाइनल प्रॉफिट हो जाएगा। तो और देखिए मैंने कहा भी था आप लोगों से कि जिसकी इन्फॉर्मेशन ज्यादा होगी तो उसका या तो फील्ड आपसे अलग से प्रॉफिट कैलकुलेट कराएगा, और ये इनकम स्टेटमेंट ऑलमोस्ट बना के ही कैलकुलेट हो जाता है, या बस उसके सेल्स में से लेस को एक दो एक्सपेंसेस करके हम उसका प्रॉफिट या लॉस निकाल लेंगे। प्रॉफिट है तो ये इनकम के तौर पे ट्रीट किया जाएगा आगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, जो कि एक तरह से इसकी मेन इनकम स्टेटमेंट होती है पूरे क्लब की या एनपीओ की। इसके बाद अगर उसका पार्ट भी देखें, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है। अब इसके लिए देखिए सब्सक्रिप्शंस की वर्किंग होगी, तो सब्सक्रिप्शंस का अकाउंट इसमें फेयर नहीं है तो मैं रफ बनाऊंगा, लेकिन मैं वैसे फेयर बनाऊंगा ताकि आप लोग को अगर फेयर बनाने को आ जाए तो आप लोग को आइडिया हो कैसे बनाना है उसको। अच्छा, उसके बाद ये लाइव मेंबरशिप की मैं इनकम कैलकुलेट करूंगा। डिपॉजिट अकाउंट का इंटरेस्ट इनकम दी हुई है। अच्छा, अब नौ फर्नीचर एंड फिटिंग्स का अगर देखें तो उसके ओपनिंग का क्लोजिंग है और ऑब्वियसली नेटबुक वैल्यूज है फाइनल। और देखें फिर फर्नीचर की परचेजेस भी की है। ये क्लब हाउस की परचेज नहीं, फर्नीचर फॉर क्लब हाउस है, क्योंकि अब क्लब हाउस का देखें ओपनिंग और क्लोजिंग सेम है। और अब बाकी नेक्स्ट पेज से रिक्वायरमेंट्स है। तो आपने देखा इसने जो फर्नीचर एंड फिटिंग्स है उसका ना डेप्रिसिएशन मेथड बताया ना रेट बताया। तो हमें ना इस पे रफ नेटबुक वैल्यू अकाउंट बना के हमें इसकी डेप्रिसिएशन डिफरेंस से निकालनी होगी। तो ये एक तरह से रिवैल्यूएशन मेथड पे बेस्ड अकाउंट है, वो बनेगा हम। इंश्योरेंस और रेट्स के भी हम रफ टी अकाउंट बनाएंगे, क्योंकि ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों दिए हुए। और अदरवाइज कोई इतनी ये यही कुछ वर्किंग्स है। सो स्टार्ट करते हैं हम।
सबसे पहले जो सब्सक्रिप्शंस ड्यू एंड अनपेड है, ये प्रीपेड, ये एक तरह से एक्रूड सब्सक्रिप्शंस है। तो ऑब्वियसली इनकम का एक्रूड एसेट होते, तो इसके यहाँ डेबिट बैलेंसेस होंगे 2800 और 2600। सॉरी, ओके, मैंने कहा था कि मैं फेयर बनाऊंगा, तो मैं इसको फेयर ही बनाऊंगा वो। तो सितंबर में ईयर ने तो अक्टूबर 1 2008 से ईयर स्टार्ट हुआ होगा। तो ये है 2800। इसी तरह जो प्रीपेड सब्सक्रिप्शन है, तो इनकम का प्रीपेड लाइबिलिटी होता है, तो उसके क्रेडिट बैलेंसेस होंगे। बाकी सबके लिए September 30 ईयर एंड की डेट होगी वो। तो एक तो देखिए, हमने सब्सक्रिप्शन रिसीव किया है, जो यहाँ रिसीव किया वो यहाँ डेबिट हुआ, वो यहाँ क्रेडिट हो जाएगा। और बाकी और कुछ से देवन नहीं, उसके सब्सक्रिप्शंस के बैड डेट्स नहीं हो रहे इस क्वेश्चन में, और सब्सक्रिप्शंस के रिफंड्स नहीं हो रहे। तो अब मैं जरा बैलेंस शीट ही मेंशन कर लूंगा। अब जो ये सब्सक्रिप्शंस ड्यू एंड अनपेड है, अब इसका क्लोजिंग अपोजिट साइड में आएगा, तो मैं इसको 2600 को यहाँ ले लूंगा। इसी तरह जो प्रीपेड सब्सक्रिप्शंस है, उसका क्लोजिंग बैलेंस अपोजिट डेबिट साइड में आएगा। तो 2200 प्लस 31,200 प्लस 2600, तो ये हो गया 36,000। इस पे क्रेडिट साइड ही बढ़ी है, और उस पे से लेसर साइड का टोटल माइनस करूंगा, 2400 और 2800। तो ये मेरी 12 मंथ्स की सब्सक्रिप्शन इनकम आ जाएगी, जो हमने अर्न की है। ये यहाँ डेबिट होगी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट होगी। अब इंश्योरेंस के प्रीपेड बैलेंस, इंश्योरेंस एक्सपेंस है, क्योंकि हम देखें इंश्योरेंस यहाँ पे कर रहे हैं। तो एक्सपेंस का प्रीपेड जब वो एसेट होता है, ये मैं रफ बनाऊंगा अकाउंट्स। 430, सी डी है 550। जो इंश्योरेंस पे करी है, वो वहां क्रेडिट हुई है, डेबिट हो जाएगी 3450। तो 430 प्लस 3450 माइनस 550, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। यही सेम रेट। अच्छा, अब रेट्स भी एक्सपेंस है इस पे, क्योंकि देखिए क्लब हाउस रेट्स। तो एक्सपेंस का जो एक रूट है वो लाइबिलिटी होता है। जो पेमेंट की है वो वहां क्रेडिट हुई या डेबिट हो जाएगी। अब 4500 प्लस 950 माइनस 900 से इसकी इनकम एंड एक्सपेंडिचर की अमाउंट आ जाएगी। इसी तरह इसका भी रफ नेटबुक वैल्यू अकाउंट बनाएंगे फर्नीचर एंड फिटिंग्स का। तो ओपनिंग है 26,200, इसका सीडी दिया हुआ है
25,400 का। पे जो हमने एक्स्ट्रा फर्नीचर परचेज किया वो वहाँ क्रेडिट हुआ हुआ या डेबिट होगा? और अगर आप देखें तो कोई डिस्पोजल की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई, और अगर मैंने कोई फर्नीचर एंड फिटिंग्स डिस्पोज ऑफ किया होता तो यहाँ इसकी डेबिट साइड पे कोई डिस्पोजल प्रोसीड दिए हुए होते। तो बस हम 26,200 प्लस 2150 माइनस 25,400 से हम इसकी डिफरेंस जो है वो डेप्रिसिएशन होगा। लाइफ मेंबरशिप इनकम इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। तो इसकी इनकम निकालनी है, तो देखिए हमने टोटल रिसीव कितनी की है, 10,000। उसको मैं डिवाइड कर दूंगा इसके 20 से, तो एक साल की अमाउंट आ जाएगी। एक साल का अमाउंट अर्न कर लेंगे वो इनकम हो जाएगा, यानी वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनकम शो होगा, तो 500। और देखिए 20 ईयर्स में से मैंने 1 ईयर का तो अर्न कर लिया, क्योंकि ईयर बिगनिंग में हमने लाइफ मेंबरशिप की अमाउंट रिसीव की थी। तो अब इस 19 ईयर्स की स्टिल हम पे ऑब्लिगेशन है। तो इनकम का प्रीपेड लाइबिलिटी होता है, लेकिन यहाँ क्योंकि 19 ईयर्स का लाइबिलिटी है तो ऑब्वियसली इट विल बी ट्रीटेड एज अ नॉन करंट लाइबिलिटी। तो जो टोटल अमाउंट रिसीव किया उसमें से जो अर्न कर लिया वो माइनस कर दूंगा, तो इसकी 19 ईयर्स की अमाउंट आ जाएगी। अच्छा। और डिनर डांस देखे, अब उसका जैसे एक उसकी सेल्स है, और बाकी उसके से दो एक्सपेंसेस है, बेंड फॉर डिनर डांस और अदर डांस एक्सपेंसेस। तो इसकी इतनी ज्यादा डिटेल गिवन नहीं है, तो इसका बस हम वर्किंग से जैसे, तो इसकी सेल्स है 6,000। इसका बैंड का एक्सपेंस 500 है, और इसका अदर डांस एक्सपेंसेस 4730 है। तो 6,000 माइनस 500 माइनस 4730, 770 आया। अब क्योंकि इस पे प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनकम ट्रीट होगा, अगर लॉस आता तो वो एस एक्सपेंडिचर ट्रीट होता। सबसे पहले जो कैफे का प्रॉफिट निकाला था वो मैं मेंशन कर लूंगा, 27,120। उसके बाद सब्सक्रिप्शन की इनकम है 30,800। फिर इसकी लाइफ मेंबरशिप इनकम है 500। और डिनर डांस में इसको प्रॉफिट हुआ है माँ, तो वो भी आएगा। अब बैंक डिपॉजिट अकाउंट का इंटरेस्ट, 27,120 प्लस 30,800 प्लस 500 प्लस 770 प्लस 4,500, 63,690। अब एक्सपेंडिचर्स तो पहले साले में वर्किंग से लूंगा, इसके बाद जो रिमेनिंग है वो मैं डायरेक्ट रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से कॉपी पेस्ट कर लूंगा। तो जैसे इंश्योरेंस है,
और डेप्रिसिएशन फर्नीचर एंड फिटिंग्स। और बाकी जैसे सेक्रेटरीज ऑनोरेरियम है, ग्रीन कीपर्स वेजेस है, जनरल एक्सपेंसेस है, क्लब हाउस रिपेयर्स है, इनकी कोई वर्किंग नहीं है, तो ये एज इट इज कॉपी पेस्ट हो जाएंगे। जनरल एक्सपेंसेस 8950। होगा हमारे सारे एक्सपेंसेस 3330 प्लस 4550 2950 25,000 2000 8950 प्लस 35। तो ये हो गया 50320। तो अब आप देख सकते हैं इनकम जो है वो एक्सपेंडिचर से ज्यादा है, तो इसको सरप्लस होगा। तो ये नॉन प्रॉफिट का जो प्रॉफिट है वो सरप्लस कहलाता है, या एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। 63690 में से मैं माइनस करूंगा 50320, तो इसका सरप्लस आ जाएगा 13370। अब जो लास्ट में कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट है वो इसकी बैलेंस शीट है या स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है, तो अब इसलिए वो भी बनाएंगे। तो उसके लिए एक वर्किंग में देखिए डिपॉजिट अकाउंट के बैलेंस की करूंगा, और डिपॉजिट अकाउंट का बैलेंस आ जाता है अब इस पे देखिए प्रॉब्लम क्या है। देखिए सेविंग्स अकाउंट में से कोई कुछ यूज भी करते होंगे तो उन्हें आइडिया होगा कि जो इंटरेस्ट डिपॉजिट अकाउंट का होता है वो डिपॉजिट अकाउंट के बैलेंस में ऐड कर दिया जाता है, और नेक्स्ट टाइम फिर जो डिपॉजिट अकाउंट का अपडेटेड बैलेंस होता है उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। तो अब वो कह रहे हैं कि इंटरेस्ट ऑन द डिपॉजिट अकाउंट, बैंक डिपॉजिट अकाउंट हैड नॉट बीन टेकन इनटू अकाउंट एट द ईयर एंड। तो इसका मतलब वो इसमें एडेड नहीं है। तो 105,690 प्लस द इंटरेस्ट, तो ये हो गया 110,190। और बाकी देखिए ज्यादातर आपके बैलेंसेस दिए हुए तो कॉपी पेस्ट होंगे, क्योंकि ज्यादातर क्लोजिंग बैलेंसेस गिवन है, इवन इसके भी क्लोजिंग बैलेंसेस गिवन है, सब इसका अपडेटेड निकाला है बैंक डिपॉजिट अकाउंट का। अब इसमें एक जो मेजर वर्किंग होती है, कभी कभी ये वैल्यू भी इवन प्रोवाइड कर देता है। अब सिंगल एंट्री जैसे अपना IGCSE या AS में ओ लेवल में स्टडी किया था,
तो वहां जैसे ओपनिंग कैपिटल निकालना होता था वर्किंग से, तो इसी तरह नॉन प्रॉफिट में भी इसका जो ओपनिंग एक्यूमुलेटेड फंड है, जो कि इसके इक्विटी सेक्शन में आता है इस एफपी में, तो वो हमें वर्किंग से कैलकुलेट करना पड़ेगा। और अगर ईयर बिगिनिंग के में देखें तो एसेट्स और लाइबिलिटीज सारे गिवन है। तो अगर मैं एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज करूँ, अकाउंटिंग इक्वेशन को यूज करूँ, तो मैं आराम से कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो ये सीधा आ जाएगा आपका ओपनिंग एसेट्स। और ये मैंने कॉन्सेप्ट्स की वीडियो में डिस्कस किया था कि एनपीओ का जो कैपिटल है वो एक्यूमुलेटेड फंड कहलाता है। तो मैं ओपनिंग एसेट्स ले लूंगा, तो जो तीनों कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स है वो आएंगे। फिर क्लब हाउस दिया हुआ है। फिर इन्वेंट्री ऑब्वियसली वो भी एसेट में आती है। फिर एक इंश्योरेंस का प्रीपेड। फिर फर्नीचर एंड फिटिंग्स। और सब्सक्रिप्शंस का जो एक्रूड है, यानी जो ड्यू एंड अनपेड है, वो एसेट होगा हमारा। जो उसका प्रीपेड है वो लाइबिलिटी होगा। तो इन 850 प्लस 1 2 इन सब वैल्यूज को ऐड करके मेरे ओपनिंग एसेट्स आ जाएंगे। 256430। और इसकी लाइबिलिटीज में एक तो ये इसके ट्रेड पेबल्स है रिफ्रेशमेंट्स के, 6700 आ जाएंगे। और एक्सपेंस का एक्रूड, जो रेट्स का एक्रूड है। और जो सब्सक्रिप्शंस प्रीपेड है। और कोई लाइबिलिटी गिवन नहीं है। 6700 प्लस 900 प्लस 2200, तो ये हो गया 9800। अब 256430 में से मैं माइनस कर दूंगा 9800, तो हो जाएगा 246630। तो मैं इसके एसएफ पे स्टार्ट करूंगा करना। वर्किंग्स बाकी कर ली, इतनी वर्किंग्स थी भी नहीं, ज्यादातर फिगर्स कॉपी पेस्ट होंगे। और जो फर्नीचर एंड फिटिंग्स है उसकी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी थी। क्लोजिंग नेट बुक वैल्यू गिवन है। फिर 145400 नॉन करंट एसेट्स का टोटल हो गया। कैफे इन्वेंट्री। इंश्योरेंस प्रीपेड। सब्सक्रिप्शंस ड्यू एंड पेड इनकम का जो एक्रूड होता है वो एसेट होता है, तो उसका क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा।
और उस पर क्लोजिंग बैलेंसेस सारे यूज होंगे क्योंकि ईयर एंड के एसएफपी है, तो 30 सितंबर 2009 के जो बैलेंसेस है वैल्यूज है वो हम यूज करेंगे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन को बनाने के लिए। वापस के बाद इसका कैश का बैलेंस 530 है। इसका करंट अकाउंट का बैलेंस है 10980। और डिपॉजिट अकाउंट का जो मैंने वर्किंग में अपडेटेड बैलेंस निकाला था वो लूंगा। 110190। अब करंट एसेट्स का मैं टोटल कर लूंगा। 135350। अब मैं इन नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स को ऐड करके टोटल एसेट्स कैलकुलेट कर लूंगा। 280750। अब करंट लाइबिलिटीज 7900। एक्सपेंस का एक्रूड आ जाएगा, रेट्स एक्रूड 950। और सब्सक्रिप्शंस प्रीपेड, इनकम का प्रीपेड लाइबिलिटी होता है, तो हो जाएगा 2400। और कोई लाइबिलिटी सच है नहीं। 7900 टू 950 प्लस 2400 11250। नॉन करंट लाइबिलिटी पे जो लाइफ मेंबरशिप का अमाउंट है वो आ जाएगा, जो 19 ईयर्स का रिमेनिंग अमाउंट है। तो वो मैंने वर्किंग में निकाला था 9500। अब इसके बाद इक्विटी है तो उस पे ओपनिंग एक्यूमुलेटेड फंड, इसकी भी मैंने ऊपर वर्किंग की थी तो वर्किंग से वैल्यू लूंगा। 246630। और क्लब का सरप्लस हुआ था वो मैं इसमें ऐड कर दूंगा, 13370। 246630 प्लस 13370, 260,000। तो आप लोग खुद देख सकते हैं इसका जो इक्विटी सेक्शन है वो सोल ट्रेडर जैसा बनता है, लेकिन टर्म्स आपको एनपीओ के यूज करने, कैपिटल को आप एक्यूमुलेटेड फंड कहेंगे, प्रॉफिट को सरप्लस कहेंगे, लॉस होता तो डेफिसिट कहते हैं उसको। अब मेरी जो टोटल इक्विटी और लाइबिलिटीज है वो टोटल एसेट्स के इक्वल आनी चाहिए, तो 260,000 प्लस 9500 प्लस 11250। तो आप लोग देख सकते हैं टोटल एसेट से वैल्यू मैच कर रही है, तो उसका एसएफपी हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स करेक्टली प्रिपेयर किए एनपीओ के। और अच्छा, state two advantages and two disadvantages of using a receipts and payment account instead of an income and expenditure account in a non trading organization। तो ये इसका फेवरेट टॉपिक है, अगर आप लोग रिसेंट जो
P3 के क्वेश्चन है E2 के, वो भी आप लोग देखेंगे तो उसमें ये थ्योरी फ्रीक्वेंटली पूछ रहा होता है, डिफरेंसेस बिटवीन रिसीट्स एंड पेमेंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर। यहाँ भी अगर आपने इसके डिफरेंसेस सही से स्टडी किए तो उसको आपको इफेक्टिवली यूज करके ये आंसर लिखना है माँ। और उसमें सिर्फ मेंशन करनी चीज़ें, तो ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करनी है माँ। एडवांटेज है कि आपका जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है वो कैश बेसिस पे बनता है। वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के लिए जो मैचिंग कॉन्सेप्ट या एक्रूअल कॉन्सेप्ट यूज होता है उससे ज़्यादा एक्यूरेट होता है। अच्छा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट सरप्लस या डेफिसिट दिखाएगा अगर मुझे ये चेक करना है कि मेरा कैश का बैलेंस क्या है या क्लब की लिक्विडिटी पोजीशन क्या है, वो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से पता चलेगी। अब इसके डिसएडवांटेजेस भी है। अब क्योंकि प्योरली कैश ट्रांजैक्शंस इसमें आती है रिसीट एंड पेमेंट में, तो नॉन कैश ट्रांजैक्शंस को शो नहीं कर रहा होता, जैसे डेप्रिसिएशन है या इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है, गेन या लॉस ऑन डिस्पोजल है, वो नहीं दिखाता ये। और ऑब्वियसली ये जो आपका प्रॉफिट या लॉस है क्लब का, वो नहीं दिखाएगा। तो यानी इसका क्लब का सरप्लस है डेफिसिट। तो आई होप सो आप लोग को इसकी इंपॉर्टेंट कैलकुलेशंस और कॉन्सेप्ट्स और स्टेप्स क्लियर हुए होंगे कि एनपीओ का अगर एक नॉर्मल क्वेश्चन आता है तो उससे कैसे डील करना चाहिए। अल्लाह हाफिज।